अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। लाल गुलाब और वो जिनजादी की पहली एपिसोड में आपने सुना कि मारिया के पीछे पड़ चुकी है एक जिनजादी जो बरगद के एक पेड़ से उसके पास आई है। क्या वो उसकी आशिक है या है वो उसकी दुश्मन, और आ चुकी है वो सानिया भाभी के घर। सानिया पर उसने किस तरह हमला किया, सानिया बेहोश हो गई या फिर इस दुनिया से चली गई, आइए आज की एपिसोड में सुनते हैं। मारिया फोन सोफे की जानिब उछालते हुए बोली। सानिया से उसे यही उम्मीद थी, सो उसने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। रात के 11 बज रहे थे। कमाल साहब जुमेरात के दिन के मखसूस अस्कार में मसरूफ थे। उस वक्त ग्राहकों का इतना रश नहीं होता था, लेकिन उनकी दुकान रात 12 बजे ही बंद होती थी। सारिम भी आज उनके साथ था। 11:20 पे सारिम को ऐसा लगा कि शीशे का दरवाजा उड़ता हुआ उसके मुंह पर आ गिरा हो। उसने चौंक कर चेहरे पर हाथ फेरते हुए देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका वहम था, पर सामने से 2 आदमी चले आ रहे थे। अरे उस्मान साहब, कमाल साहब ने चहकते हुए कहा। यकीनन वो कोई बहुत पुराने ग्राहक थे। यही सोचते हुए सारिम ने हाथ उनकी जानिब बढ़ा दिया। अस्सलामुअलैकुम। सलाम का जवाब अगरचे दोनों ने दिया था, लेकिन हाथ सिर्फ उस्मान साहब के साथ आए हुए आदमी ने ही बढ़ाया था। सारिम को ऐसा लगा जैसे उस हाथ में कोई हड्डी नहीं और वो गरम शोलों की मानिंद दहकता हुआ था। 5 किलो गुलाब जामुन और 10 किलो कलाकंद दे दीजिएगा। उस्मान साहब अपने साथ आए लड़के का हाथ सारिम से दूर करते हुए बोले। सारिम उस पल उनकी आंखों में नहीं देख सका। जो हुक्म, कमाल साहब ने कहते हुए मुलाजिम को इशारा किया। शॉपर समेटने के बाद उस्मान साहब जाने के लिए पलटे थे, लेकिन कुछ सोचकर कमाल साहब की जानिब पलटकर बोले, कड़ा वक्त आने वाला है साहब, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। उस जुमले ने उन बाप बेटे को हैरत में डाल दिया था। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा, ये पूछ नहीं सके थे, क्योंकि वो वहां से जा चुके थे। अजब मंजर था। सारिम जो उन्हें जाता हुआ देख रहा था, उसे न जाने क्यों लगा कि शीशे के दरवाजे के पार उस्मान साहब और उनके साथी का कद कुछ फीट मजीद ऊंचा हुआ था। उसने इसको भी अपना वहम समझा और नजरकद होगा। साइम कारखाने से लौटे तो सानिया की हालत उन्हें चौंका गई। साहब जी, मैं घर आई तो बेगम बेहोश थी आपकी, पता नहीं क्या हुआ जी, मुलाजमा ने बताया था। अच्छा तुम जाओ। सानिया के पास आकर उसने पूछा, सानिया क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले अब मुझ पर जादू टोना भी करवाएंगे? कहते हुए सानिया ने सारा वाकया सुना दिया जो उसने देखा था। किस्सा सुनकर साइम ने कहा, नामुमकिन, मानने से इनकार कर दिया था उसने। आप तो यही कहेंगे ना, उसने रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहा। चलो घर चलकर पूछते हैं अम्मा से कि मारिया आई थी तुम्हारे घर या नहीं। साइम फैसलाकुन अंदाज में कहते हुए खड़े हो गए। इस वक्त सानिया ने वक्त देखते हुए कहा, घड़ी 12:30 बजा रही थी। हाँ अब्बा भी होंगे इस वक्त। साइम ने उसे चादर थमाते हुए कहा। सानिया मारिया की मुतवक्का डांट का सुनकर खुश हो गई थी कि चलो सबके सामने डांट पड़ेगी। रात का मखसूस अंधेरा फैला हुआ था। मोहल्ले की आवारा बिल्लियां गाड़ी के नीचे दुबकी नीम के पेड़ को देखते हुए, जिसकी एक शाख मुसलसल झूलती थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। सानिया के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। साइम अब बैल बजा रहा था और इधर नीम के पेड़ की शाख झूलना बंद हो चुकी थी। बेटा, भाई भाभी आए हैं, जाओ चाय लेकर आओ, कमाल साहब ने मारिया से कहा, जो उकताई हुई नजरों से सानिया को देख रही थी। एक तो आज दिन भर दादी और अम्मा न जाने उस पर क्या कुछ फूकती रही पड़कर, और पिलाती भी रही पानी, और अब ये भाभी साहब आ गई। मारिया को कुछ याद नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। वो बुरे दिल से उठकर किचन की जानिब आई थी, लेकिन किचन में कदम रखते ही उसके कदम वहीं थमे थे। खाली किचन में जलते चूल्हे पर जो बर्तन रखा हुआ था, उसमें चमचा खुद ब खुद घूम रहा था, खुद ब खुद हिल रहा था। वो हैरत से आंखें फाड़े हुए देख रही थी। कोई नादीदा अनदेखी कुव्वत चमचे को तेजी से हिला रही थी, इतनी तेजी से कि वो रुक नहीं रहा था। मारिया के लबों से एक जोरदार चीख निकली। सानिया का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। कमाल साहब के साथ दोनों भाई भी उठकर किचन की जानिब दौड़े, जहां मारिया लबों पर सख्ती से हाथ जमाए फटी फटी आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। ये क्या? कमाल साहब चौंके। खाना पकता दिखाई दे रहा था, लेकिन जो पका रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? साइम खौफजदा नजरों से सामने देखते हुए बोला। जहां अब काउंटर से गोश्त की प्लेट
खुद ही उठती हुई पतीले की जानिब जा रही थी। बर्तन में खुद ब खुद कोई गोश्त डाल रहा था। जब तक हम हैं यहाँ कोई नहीं आए, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। वही तेज बारीक आवाज जो सुल्ताना बेगम पहले भी सुन चुकी थी, इस बार सबको सुनाई दी थी। कौन कौन हो तुम? सारिम ने जी कड़ा करके पूछा। तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर। वही बारीक आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कमाल साहब ने जल्दी से आगे बढ़कर किचन का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया। चलो यहाँ से सब। वो मारिया का हाथ थामकर उसे सबसे पहले वहां से ले गए। बाकी सब ने भी उनके पीछे पीछे कदम उठा लिए। ये सब क्या हो रहा है अंकल जी? सबसे ज्यादा सानिया डरी हुई थी। वल्ला आलम बेटा, सुबह किसी से बात करता हूँ, तुम लोग इस वक्त आए, खैरियत? कमाल साहब ने कुछ और बोलने से गुरेज ही किया। कुछ कुछ उन्हें अंदाजा हो रहा था कि आखिर सूरत हाल क्या है। वो बाबा, आज दोपहर में मारिया घर आई थी हमारे, साइम ने कहा। नहीं तो मारिया को तो आज हमने कहीं जाने नहीं दिया। दादी फौरन बोली। मुझे मालूम है, लेकिन मारिया जैसी लड़की घर आई और फिर मारिया की कॉल भी उसी दौरान आई, साइम ने बताया। ओह, तभी भाभी ने मुझसे वो बात की थी। मारिया जो खौफ से सफेद पड़ रही थी चौंक कर बोली। हाँ। सानिया ने सिर्फ सर हिला दिया था और वो मेरे देखते ही देखते इतनी छोटी हो गई जितना एक बोना होता है। लेकिन मारिया घर से बाहर नहीं निकली। या अल्लाह, कमाल, ये क्या हो रहा है? आज जो आवाज सुनाई दी वो उस दिन मैंने भी सुनी थी। सुल्ताना बेगम की ये कहने की देर थी कि किसी ने उनका गला सख्ती से पकड़ लिया। आह! वो तकलीफ से चीखीं, आंखें बाहर को उबल आईं, खून नजर आ रहा था आंखों में। अम्मी, क्या हुआ आपको? सारिम दौड़कर उनके पास आया। गूंगी गूंगी होगी अब, किया था ना मना। वही बारीक आवाज एक बार फिर सुनाई दी। कौन हो तुम? आखिर चाहते क्या हो? सारिम चीख पड़ा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस सुल्ताना बेगम मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ी। इसे अंदर ले जाओ। साइम, तो वजू करके मेरे साथ आओ। कमाल साहब सुल्ताना बेगम पर फूंके मार रहे थे। या अल्लाह, रहम कर। दादी जान, आप दीदा हो गई थी। सुबह होते ही कमाल साहब किसी साहब को घर लेकर आए। लड़की को बुलाओ, उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा। कमाल साहब ने मारिया को आगे आने को कहा। वो जो कोई भी मखलूक है, इसकी वजह से इस घर तक पहुंची है। आमिर साहब ने आंखें बंद करते हुए कहा। वो कौन है और क्यों घर तक पहुंची है? मेरे इल्म में जो बात थी मैंने आपको बता दी। आप लोग किसी बड़े आमिल से राब्ता करें। आमिर साहब ने साफ गोई से कहा। सारी मायूसी से अब्बा जान को देखने लगा। जी ठीक है, घर की तफसीली सफाई करवाएं और कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें। आमिर साहब मशवरा देते हुए चले गए। सानिया, घर चलें? साइम ने पूछा था। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसने साफ इनकार कर दिया। कब तक? प्लीज अभी नहीं, उसने साफ मना कर दिया था। वो मंजर उसकी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। कैसे वो लड़की पूरे कद से एक बोने में तब्दील हो गई थी। सानिया, झाड़न अलमारी के पीछे रखा है, वो ले आओ। दादी जान खुद भी सफाई करने में मसरूफ थी। सानिया उनकी बात सुनकर अलमारी की तरफ बढ़ी रही थी कि उससे पहले ही अलमारी के पीछे से झाड़न खुद निकल कर आ गई। वो सानिया की तरफ यूं आ रही थी जैसे अपने पैरों पर चलती हुई आ रही हो। दादो! सानिया चिल्लाते हुए भागी। अल्लाह रहम, अब क्या हो गया? फरहाना बेगम होल कर कमरे से बाहर आई। हवा में तैरता हुआ झाड़न यानी वो डंडा सीधा फरहाना बेगम के मुंह से टकराया। आह! वो सर पकड़ कर रह गई। सानिया खौफजदा होते हुए वहां से भाग गई। तू जो कोई भी है, मत सता मेरे बच्चों को, यहाँ से जा। दादी हौसला करते हुए बोलने लगी। नहीं नहीं, बारीक सी आवाज ने साफ इनकार कर दिया था। आवाज के साथ ही कोने में रखी अलमारी धड़ाम से नीचे जा गिरी। फरहाना बेगम कमरे से फौरन बाहर निकली थी। वो मखलूक जो कोई भी है, हमें उससे मुकाबला करना होगा। कहीं वो मारिया पर आशिक तो नहीं हो गई। आमिर साहब भी तो यही कह रहे थे। सानिया ने उनकी बात को दूसरा ही रंग दे दिया। सानिया, ऐसा कुछ नहीं है मेरी बच्ची के साथ। अल्लाह ताला से रहम मांगो। चलो सब मिलकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सुल्ताना, शाबाश, तुम भी उठो। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम बोलने लगोगी, बोलने के काबिल हो जाओगी, इसलिए हिम्मत करो। अल्लाह ताला का जिक्र करोगी तो वो तुम्हें बोलने की ताकत भी देगा। फरहाना बेगम ने सबको समझाया। सानिया कुरान पाक लेने और सुल्ताना बेगम वजू करने उठ गई थी। बाबा, कल जो साहब आए थे, क्या हम उनसे मदद नहीं ले सकते? सारिम ने कहा। नहीं बेटा, वो सिर्फ जुमेरात वाले दिन ही आते हैं। अगर उनसे बात करनी है तो फिर अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक हम रुक नहीं सकते। वो मखलूक न जाने क्या कर जाए हमारे साथ। अभी हम
नूरुल्लाह साहब के पास जा रहे हैं। अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेगा। कमाल साहब को उम्मीद थी। मारिया, तुम भी तिलावत करो बेटा। फरहाना बेगम ने उसे हाथ पे हाथ धरे बैठकर टोका। मारिया ने उन्हें घूरते हुए दोनों हाथ सीने पर बांध दिए। फरहाना बेगम ने ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दी। मारिया का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। सानिया ने भी बुलंद आवाज की तो मारिया का जिस्म अकड़ने लगा। फरहाना बेगम सूरह बकरा के आखिरी रुकू पर पहुंची ही थी कि मारिया की आवाज उनके कानों से टकराई। बंद करो, ये बंद करो। फरहाना बेगम की आवाज मजीद ऊंची हुई थी। मैंने कहा बंद करो बुढ़िया। वो दोनों कानों पर हाथ रखते हुए चिल्लाई थी। फरहाना बेगम ने अनसुनी कर दी उसकी बात। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बंद करो। उनकी गर्दन दबोचते हुए मारिया के हलक से बेहद खौफनाक आवाज निकली थी। सुल्ताना बेगम और सानिया का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। मारिया, छोड़ो दादी को, छोड़ो गला। सानिया ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे करने की कोशिश की थी। मारिया का वजूद इंतहाई भारी हो रहा था। देखने में धान पान सी पतली दुबली थी, लेकिन उस वक्त 10 पहलवानों जितनी भारी पड़ रही थी। मना किया था ना, मना किया था ना। मारिया के हलक से खरखराती हुई आवाज आ रही थी। वो कोई इंसानी आवाज नहीं थी। यकीनन वो अनदेखी मखलूक थी, आसेब, जिन। वो दोनों हाथों के शिकंजे में फरहाना बेगम यानी दादी की गर्दन दबोचे हुए थी। अम्मी इसे देखें, सानिया चिल्लाई। उसी पल डोर बेल बजी। सानिया ने भागकर दरवाजा खोला। कमाल साहब के साथ कोई अजनबी सूरत भी थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कमाल साहब ने परेशानी से पूछा। ठीक उसी वक्त एक जोरदार चीख सुनाई दी। नीम के पेड़ पर बैठा कौवा काएं काएं करता हुआ उड़ा था। बाबा जल्दी आए। मारिया, सानिया कहते हुए अंदर की तरफ भागी। नूर साहब जल्दी चलें, कहीं किसी की जान को खतरा ना हो। कमाल साहब उन्हें अंदर की जानिब लेकर बढ़ गए। वो दोनों अंदर पहुंचे तो सानिया और सुल्ताना बेगम ने मारिया को जबरदस्ती पकड़ रखा था। वो उनकी गिरफ्त में मचल रही थी। वक्फे वक्फे से उसके मुंह से अजनबी आवाज निकल रही थी। सीधे सोफे पर फरहाना बेगम बैठी अपना गला मसल रही थी। एक गिलास पानी। नूरुल्लाह साहब के कहने पर सारिम ने उन्हें फौरन गिलास में पानी डालकर दिया। नूर साहब गिलास लेकर कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर के बाद उस पानी के चंद छींटे उन्होंने मारिया के मुंह पर मारे। मारिया बेदम सी होकर कुर्सी पर गिर गई। मेरी बच्ची। कमाल साहब तड़प कर आगे बढ़े थे। नहीं कमाल साहब, जल्दबाजी काम खराब कर देती है। नूर साहब ने उन्हें रोका। तो क्या करें हम फिर? कमाल साहब बेबसी से बोले। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। साइम ने मुझे कैफियत बताई थी। बेटी की वालिदा कहाँ है? उनसे बात करने का क्या फायदा, वो बोल नहीं पा रही। सानिया ने कहा। ओह, नूरुल्लाह साहब कहकर तस्बीह के दाने घुमाने लगे। फिर जेब से कलम निकाला और एक नक्श लिखा और कमाल साहब को दिया। ये खातून को 3 टाइम पिला दीजिएगा, अल्लाह ताला आफियत का मामला करेगा। लेकिन नूर साहब, मेरी बच्ची के साथ मसला क्या है? कमाल साहब का असल मसला तो यही था। वो मखलूक इस दुनिया में रहती है, लेकिन हम में से नहीं है। वो संजीदगी से बोले। मतलब? सानिया ने चौंक कर उनकी शक्ल देखी। वो मखलूक जिन्नात में से है, जिनजादी है और उसका पूरा खानदान है। कमाल साहब ने डूबते दिल से कहा। नूर साहब ने उनकी बात पर सर हिला दिया। तो अब वो परेशानी से पूछ रहे थे। जिन्नात यूं ही किसी को तंग नहीं करते, उनकी अपनी दुनिया है। पहले हमको वजह मालूम करनी होगी। मैं मगरिब के बाद फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आपके घर के तमाम अफराद एक ही कमरे में हों। कमरा बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए और एक बात का ख्याल रखिएगा, उस कमरे में कोई आईना ना हो। नूर साहब हिदायत देते हुए उठ खड़े हुए। कोई खास वजह इस अमल की? दादी ने पूछा। चूंकि हमें वजह मालूम नहीं है, इसलिए एहतियात बेहतरीन अमल है। नूर साहब उन सबको गहरी सोच में छोड़कर जा चुके थे। सारिम गायब दिमागी से दुकान पे मौजूद कस्टमर्स को डील कर रहा था। अचानक वो सामने आ गया। उस्मान साहब के साथ आने वाला लड़का। वो चौंक गया। आज फिर मौजूद था उनके साथ। आज तो जुमेरात नहीं है। सारिम के लबों से बेसाख्ता निकला। जानता हूँ, लेकिन आना ही पड़ा। वो धीमी आवाज में बोलता चारों तरफ देख रहा था। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो दोस्त? सारिम ने उसकी बेचैनी नोट की। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्त। ये कहते हुए उसकी आंखों में शरारों की सी लपक उभरी थी। सारिम थूक निकल कर रह गया। कौन था ये आदमी? मेरा नाम याद रखना, आमिर है। तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। वो पीछे क्या है कहने के साथ ही उसने आमिर की तवज्जो पीछे की जानिब करवाई थी। सारिम बेसाख्ता ही पलटा, लेकिन वहां सिर्फ चमचमाते शेल्फ थे। वहां तो कुछ नहीं है। कहते हुए सारिम ने जैसे ही सामने देखा तो आमिर गायब हो चुका था। ये कहाँ गया?
अचानक से सारिम हैरानगी से कितनी देर तक सोचता रहा। आसमान आज बिना चांद के स्याह पड़ा था। ऐसा अंधेरा था कि मानो बंदे का कलेजा पानी हो जाए। सर्दियों की मुख्तसर सी शाम अब स्याह तवील और लंबी रात में ढलने लगी थी। परिंदे शोर मचाते अपने घोंसलों में पनाह ले रहे थे और मोहल्ले की आवारा बिल्लियां किसी गाड़ी के नीचे पनाह लेने की कोशिश में थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ होने को है। नूर साहब घर के बड़े कमरे में मौजूद थे। मारिया को होश आ चुका था और अब वो खामोशी से एक कुर्सी पर बैठी थी। नूर साहब के हाथ में एक सुनहरा सा खंजर था जिस पर वो वक्फे वक्फे से कुछ पढ़कर फूंकते हुए हिसार खींच रहे थे। आप सब आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहिए, हाजिरी बस शुरू होने को है, नूर साहब ने आंखें खोलते हुए कहा। उनकी आंखों की सुर्खी देखकर उन सब के वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। यकायक कमरे की उल्टी जानिब मौजूद खिड़की का पट खुला था। हवा के जोर से पर्दा उठ गया था और कमरे में एक मशहूर कुन भीनी सी बहुत ही प्यारी सी महक फैल गई थी। सानिया ने बेख्तियार गहरी सांसें लेना चाही। उसी पल नूर साहब ने आंखें खोलकर उसे डांटती हुई निगाहों से देखा। सानिया खौफजदा सी होकर नीचे देखने लगी। खुशबू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी और उसका खुमार उन सबके हवासों पर तारी हो रहा था। मारिया का सर नीचे झुकता जा रहा था। नूर साहब ने जेर लब विर्द करते हुए अचानक ही मारिया की जानिब फूंक मारी। मारिया के वजूद ने झटके से ऊपर की जानिब देखा। उसकी आंखों में दौड़ती सुर्खी ने उन सबका लहू खुश्क कर दिया। मारिया के स्याह बालों में एक बार फिर से सुर्ख गुलाब बहार दिखा रहा था। सारिम ने अपनी सांस तक रोक ली थी। कौन हो तुम? नूर साहब ने कड़कते हुए लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से मारिया बस उन्हें सुर्ख आंखों से ही घूरती रही थी। नूर साहब कुछ सोचकर सर हिलाने लगे। फिर उन्होंने कमाल साहब को एक मखसूस इशारा किया। आप कौन हैं? यहाँ तक क्यों आए हैं? नूर साहब के बरक्स कमाल साहब का लहजा खासा नरम था। हम इसकी वजह से आए हैं। बारीक सी समातों पे गिरा गुजरती हुई आवाज मारिया के हलक से बरामद हुई। उसके साथ ही सुर्ख गुलाब की एक पत्ती टूटकर नीचे सफेद चादर पर गिरी थी। लेकिन तुम हो कौन? नूर साहब ने अपना सवाल दोहराया। इसका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते हैं। दूसरी तरफ से सरकशी दिखाई गई। नरमी का जवाब नरमी से देते हैं, कमाल साहब ने मदाखलत की। मारिया ने आंखें घुमाकर उन्हें बेहद खौफनाक अंदाज में घूरा था। तुम कौमे जिन्नात में से हो, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा मस्कन यानी रिहाइश कहाँ है। नूर साहब ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी तरफ से उन्हें नजरअंदाज किया गया। गुलाब की एक और पत्ती टूटकर सफेद चादर पर गिरी। नाराज लगते हो दोस्त? नूर साहब ने पानी का गिलास मारिया की जानिब बढ़ाते हुए कहा। दूसरी तरफ से मारिया ने मुट्ठियां भेजते हुए एक गसीली आह भरी। नूर साहब ने समझते हुए सर हिलाया। आज बुलाने की कोशिश की है, दोबारा मत बुलाना। वो बारीक आवाज आज उन्होंने आखिरी बार सुनी थी और उसके साथ ही खुशबू और गुलाब का फूल गायब हो गया। मारिया के जिस्म ने एक झटका खाया था। क्या ये जिन हमारी मारिया के पीछे है? उस पे आशिक है? फरहाना बेगम ने डूबती हुई आवाज में पूछा। नहीं, आपकी बेटी पर आशिक तो नहीं है, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इससे नाराज है। पर मारिया ने ऐसा किया है? सारिम नासमझी से बोला। इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। हमें मारिया की यूनिवर्सिटी जाना होगा। नूर साहब ने चादर पे पड़ी गुलाब की पत्तियों को देखते हुए कहा। उनके कहने की देर थी कि देखते ही देखते उन पत्तियों में शोले भड़क उठे थे और थोड़ी देर बाद चादर पर सिर्फ राख थी। ये चादर हमें दे दीजिए, हमारे साथ जाएगी, नूर साहब ने कहा। कमाल साहब ने सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया, क्योंकि अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नूर साहब के जाने के बाद साइम ने भी जाने की इजाजत मांगी। अम्मा, आज लोडिंग करवानी है माल की, इसलिए रात देर तक कारखाने में ही हूँगा, उसने बताया। फरहाना बेगम ने उसे अपनी दुआओं के हिसार में रुखसत किया। बाबा, आप इस वक्त? वो खाली खाली निगाहों से कमाल साहब को देख रही थी। बस यूं ही बेटा, वो फीका सा मुस्कुराकर रह गए। क्या कहते उसको कि तुम्हें तो कोई होश ही नहीं था, क्योंकि मारिया को कुछ याद नहीं रहता था जब भी किसी जिन से बात की जाती थी। वो सब ये जान चुके थे। मेरा पेपर है कल, मैं जाऊं तैयारी कर लूं? मारिया बड़बड़ाती हुई उठ चुकी थी। रात का सन्नाटा कुल कायनात पे हावी था। गली में अंधेरे का राज था। दूर कहीं आसमान पे इक्का दुक्का तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। उस सन्नाटे को दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज चीरती थी। साइम कारखाने से बाहर निकला
तो गुप्त अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। कारखाना चूंकि घर से करीब था, सो वो अक्सर पैदल ही आता था। आज भी वो पैदल ही घर की जानिब रवाना हुआ था। गली में थोड़ा आगे आकर आखिरी घर में बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसकी ऊंची घनी शाखों का साया सड़क पे गिरता था। साइम अभी गली के कोने में पहुंचा ही था कि अचानक उसे किसी की निगाहों की तपिश का एहसास हुआ। अंदर तक उतर जाने वाली, लहू को जमा देने वाली वो निगाहें और वो मंजर, वो मखलूक जो कोई भी थी। साइम ने अपनी जिंदगी में पहली बार उसे देखा था। उसकी आंखें अंगारों की मानिंद दहकती थी। कहने का तो वो एक लड़की का चेहरा था, लेकिन उसके चेहरे के नकुश। साइम के हाथ से सेल फोन छूटकर नीचे जा गिरा। टॉर्च बुझ गई और गली अंधेरे में डूबी थी। दफातन उस लड़की का हाथ उठा था और फजा में जोरदार आवाज गूंजी थी। साइम के चेहरे पर शायद नहीं यकीनन पूरी 5 उंगलियां छपी थीं। एक शदीद जलन का एहसास था जो उस पर हावी हुआ था। साइम पूरे कस से नीचे गिरा था। कौन थी वो? नहीं समझ पाया था। पुरस्कार दिल को दिला देने वाली भयानक कहानी का ये सिलसिला अभी जारी है। कौन है वो लोग जो मारिया के पीछे पड़े हैं? उसने उनके साथ ऐसा क्या किया कि जिन्नात की पूरी कौम उसके पीछे आ चुकी है? और कौन है वो लड़की जिसने साइम के चेहरे पर थप्पड़ मारा था? जानने के लिए अगली एपिसोड जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा।